हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पिछले वाला वीडियो रहा था उसके अंदर अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बातें की थी और उसी का ये पार्ट है सेकेंड। इसके अंदर भी अपन बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी कि अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बारे में अपने एक पार्ट पहले बना चुके हैं और इसके अंदर भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगी, जिसके अंदर अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा जो बात करेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो कितने भागों में बांटी जा सकती है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जब अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी तो शुरुआत के अंदर एक डायोड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक डायोड जिसको अपन बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते थे? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वही वैक्यूम ट्यूब है जो पहले कंप्यूटरों में यूज होती थी, ठीक है। उसी वैक्यूम ट्यूब अपने वो क्या था, अपने पास एक डायोड था, उसी का नाम क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, जो डायोड की भांति कार्य करती थी, जो पुराने कंप्यूटरों में यूज की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास क्या आ गया था? ट्रायोड आया। और उसके बाद इसको इंप्रूवमेंट करके अपन ने क्या बना दिया था? ट्रांजिस्टर। यानी कि इसका सुधरा हुआ रूप कौन था? ट्रायोड था। और इसको थोड़ा सुधार करके इसके अंदर ही इंप्रूवमेंट करके अपन ने क्या बनाया था? ट्रांजिस्टर यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास कौन आ गई थी? आईसी। ये भी पुराने कंप्यूटर में यूज होता था। और उसके बाद में जो कंप्यूटर में मतलब जैसे जैसे कंप्यूटरों में इंप्रूवमेंट किया गया था वो किसके आधार पे किया गया था? इन्हीं के आधार पे कंप्यूटरों के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया था। उसके बाद में अपने पास कौन आ गई थी? आईसी। इसके बाद में अपने पास सुपर कंप्यूटर वगैरह ये आ गए थे। यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जो हिस्ट्री है वो इनके आधार पे रखी गई है। यानी कि सबसे पहले अपने पास कौन आया? वैक्यूम ट्यूब आई, जिसको अपने नाम क्या दिया था? डायोड। उसके बाद में अपने पास आ गया ट्रायोड। और उसके बाद में अपने पास कौन आ गया? ट्रांजिस्टर। उसके बाद में अपने पास कौन आ गया था? आईसी। जो आईसी क्या है? बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिलाकर क्या बनी थी अपने पास? आईसी। और आईसी के अंदर एक अपने पास होता है कैपेसिटर और इंडक्टर। ये दोनों चीज़ें आईसी के अंदर नहीं होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। आईसी के अंदर डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? आईसी के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। परंतु आईसी के अंदर क्या चीज़ें नहीं होती? कैपेसिटर और इंडक्टर। ये दोनों चीज़ें आईसी के अंदर उपलब्ध नहीं होती। अगर अपने को कोई भी सर्किट बनाना पड़े उसके अंदर अगर अपने को कैपेसिटर और इंडक्टर की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आईसी काम नहीं कर सकती। वहाँ पे किसका यूज़ अलग से किया जाएगा? कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज किया जाएगा। आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर भी होता है, ट्रायोड भी होता है, डायोड भी होता है, डायक भी होता है, ट्राइक भी होता है। सब किसके अंदर होते हैं? आईसी के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। यानी आईसी क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे होते हैं उनको मिलाकर कौन बनी थी? अपने पास आईसी यहाँ पे बनाई गई थी। और अपने पास जो ट्रांजिस्टर है ये लगभग 1948 के अंदर इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1948 के अंदर लगभग हुई थी। इसको बनाया था शोकली ने। शोकली नाम का वैज्ञानिक था। और इसके अलावा बार्डन और ब्रेटन, ठीक है। ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी। इनके अंदर जो सुधार करके अपने पास जो आईसी बनाई गई थी लगभग 1959 के अंदर बनाई गई थी। वो किसके द्वारा? जे किल्बी के द्वारा। ये चीज़ें आप याद रखें। कभी कभी मान लीजिए कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं अपने पेपरों में, उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं। और अपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ये था अपने पास हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ से जहाँ जब आईसी अपने पास आ गई थी वहाँ से कौन स्टार्ट होती है? अपने पास ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट यहाँ से हो जाती है। और इसके बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए। और उसके बाद अपने पास अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपने पास आज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा देखना। और चलते हैं अपना आगे। यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिए आप।
इसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अपने पास कंपोनेंट्स एंड डिवाइस, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। इसके बाद में अपने पास जो आता है वो आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और 3 नंबर पे आती है अपने पास सर्किट, ठीक है, सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? कंपोनेंट्स एंड डिवाइस के अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर और सर्किट के अंदर। यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसको अपन जब 3 भागों में बांटते हैं तो इसके अंदर जो भाग आते हैं वो कौन से आते हैं? पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। इसके आप नोट्स बना लेना ढंग से ताकि आप इनको सही ढंग से समझ सकें। पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। इसके अंदर जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसके अंदर अपने पास ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर और इसके अलावा फंक्शन जनरेटर, ठीक है। अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर और फंक्शन जनरेटर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल होते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने बताए हैं। इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे भी ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते। इनके बारे में पूरी चर्चाएं अपन आगे वाले वीडियो में करते रहेंगे। और इनके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर समझें अपन तो कौन कौन से होते हैं? ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर और फंक्शन जनरेटर, ठीक है। ये होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो भी कुछ के इलेक्ट्रॉनिक्स के। और सर्किट के अंदर कौन कौन से आते हैं? ऑसिलेटर और अपने पास फिल्टर परिपथ, फिल्टर और इसके अलावा अपने पास रेक्टिफायर परिपथ। ये सारे किस में आते हैं? सर्किट के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये अपने पास जो कंपोनेंट होते हैं ये 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। इनके बारे में वीडियो पहले बना चुका हूं, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। इसके अंदर अपने पास जो आते हैं पैसिव कंपोनेंट के अंदर वो आते हैं अपने पास रजिस्टर और कैपेसिटर, इसके अलावा इंडक्टर और अंतिम आता है वो आता है अपने पास डायोड। यानी कि पैसिव कंपोनेंट के अंदर अपना रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड आते हैं। और जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं अपने पास इनके अंदर ट्रांजिस्टर, आईसी, इसके अलावा जितने भी अपने पास अर्धचालक युक्तियां जो होती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं? एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आती हैं, यानी एक्टिव घटक। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 भाग कौन कौन से मैं एक बार और बता देता हूँ। कंपोनेंट्स एंड डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सर्किट। जो अपने पास कंपोनेंट्स एंड डिवाइस हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट के अंदर बात करें तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड। और एक्टिव कंपोनेंट जो अपने पास हैं इसके अंदर अपन ट्रांजिस्टर, आईसी, इसके अलावा ओपैम्प और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घटक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, सारे घटक इसके अंदर आ जाएंगे इसके अंदर। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए इसके अंदर ऐसे घटक आते हैं जो क्या करते हैं, अपने पास जितने भी अपने पास विद्युत धारा होती है, वोल्टेज होती है, आवृत्ति होती है, इनको जो मापते हैं, जो किसके ऊपर आधारित हो? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आधारित हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं? अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। जैसे अपने पास ऑसिलोस्कोप हो गया, ये क्या करता है? आवृत्तियों को देख सकता है। और मल्टीमीटर हो गया, ये वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को माप सकता है। फंक्शन जनरेटर हो गया। और अपने पास जो सर्किट होते हैं इसके अंदर ऑसिलेटर सर्किट आ जाते हैं, फिल्टर आ जाते हैं और रेक्टिफायर परिपथ आ जाते हैं। इसके अलावा एम्पलीफायर परिपथ भी किसके अंदर आते हैं? सर्किट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो में कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के भागों के बारे में। अब जो बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में, उसके बाद में अपन बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, तो इनके आप ढंग से नोट्स एक बार बना लेना ताकि सही ढंग से समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स एंड डिवाइस के बारे में। कंपोनेंट्स एंड डिवाइस को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। अभी अब अपन ने बात की थी कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट के बारे में। मैं यहाँ पे समझाऊंगा, इसको अपनी भाषा में आप नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? वे कंपोनेंट होते हैं जो क्या नहीं कर सकते, पावर को नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा ना तो करंट का उत्पादन कर सकते हैं, और जो अपने पास जो वोल्टेज होती है उसका भी उत्पादन नहीं कर सकते, ना ही पावर का उत्पादन कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात अगर की जाए, ये एनर्जी का उत्पादन नहीं करते, एनर्जी का उत्पादन नहीं करते, ठीक है। और ये वोल्टेज और करंट जो होती हैं, वोल्टेज और करंट, इनका भी उत्पादन नहीं करते, ना ही ये पावर को बढ़ा सकते हैं, पावर को गेन नहीं कर सकते। और परिभाषा की बात की जाए कि पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो वे कंपोनेंट जो क्या नहीं करते, एनर्जी का उत्पादन नहीं करते, वोल्टेज और करंट का उत्पादन नहीं करते, साथ ये पावर को गेन नहीं कर सकते हैं। वे सारे कंपोनेंट कौन से कहलाते हैं? पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, और इसके अलावा अपने पास आता है इंडक्टर। अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूं मैं, ये एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकते, परंतु एनर्जी का स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंडक्टर जो अपने पास होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे किसको स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और अपने पास जो कैपेसिटर जो होता है, वो क्या करता है? एनर्जी का स्टोर करता है, किसके रूप में? जो विद्युत आवेश के रूप में, ठीक है। यानी चार्ज को अपने अंदर समाकर रख सकते हैं, परंतु ये कभी भी उत्पादन नहीं करते। जैसे मान लीजिए अपने पास जैसे बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है? विद्युत का उत्पादन करती है, ठीक है। और अपने पास जो जनरेटर जो होता है, वो क्या करता है? विद्युत का उत्पादन करता है। उसी प्रकार ये उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए इनको किसके अंदर रखा गया है? पैसिव कंपोनेंट के अंदर रखा गया है। और कंपोनेंट्स का जो दूसरा भाग जो आता है अपने पास, वो आता है एक्टिव कंपोनेंट। इनके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि इनको आप समझ जाएं। कभी कभी क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी एग्जाम हुआ था सेल का, उसके अंदर पैसिव कंपोनेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से पैसिव कंपोनेंट कौन सा है। तो इस प्रकार अपन उनको पहचान कर सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, वो वोल्टेज और करंट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और इनका उत्पादन कर भी सकते हैं। यानी इनका भी उत्पादन कौन कर सकते हैं? एक्टिव कंपोनेंट कर सकते हैं, और पावर का गेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ से मैं 50 वाट क्या देता हूँ? पावर देता हूँ, और मान लीजिए 25 वोल्टेज है और 2 एम्पीयर करंट है। अगर मैं ट्रांसफार्मर के द्वारा इधर वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो करंट का मान घट जाएगा, और करंट को इधर बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज का मान यहाँ पे घट जाएगा। यानी कि जो पावर मैं 50 वाट दे रहा हूँ, यहाँ पे 50 वाट पावर ही मिलेगी आपको, लगभग कम मिलेगी पर ज़्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ा सकता, परंतु एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो पावर को बढ़ा सकते हैं आसानी से। और ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं सारे, ये जो अपने पास वोल्टेज और करंट होती है, इनकी खपत कर सकते हैं, परंतु ये कभी खपत नहीं करता, ये खपत नहीं करता। इसीलिए इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारे कंपोनेंट कौन से कहलाते हैं? एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो आईसी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे क्या करते हैं? पावर की खपत नहीं करते। ये वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, करंट को भी बढ़ा देते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं? पावर को भी बढ़ा देते हैं। जैसे अपने मान लीजिए अपने पास क्या हो रहा है? साउंड आ रहा है, ठीक है। अपने पास जो ऑडियो वॉइस होती है वो आ रही है, उसको बढ़ाकर डीजे पे अपने जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। वो क्या होती है? इनकी वजह से होती है, एक्टिव कंपोनेंट की वजह से। वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कंपोनेंट्स। अब जो बात करते हैं अपने करते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होते हैं? देखिए सर्किट, इनको हिंदी में बोलते हैं परिपथ, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आप याद रखें सर्किट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। सर्किट अपने पास एनालॉग हो सकते हैं, अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन अगर सर्किट की बात करें तो यहाँ पे सर्किट कौन कौन से आ सकते हैं? एनालॉग आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी आ सकते हैं, डिजिटल भी आ सकते हैं, और इसके अलावा अपने पास आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है अपने पास,
वो श्रेणी, समानांतर, मिश्रित क्रम, इसके अलावा ओपन, क्लोज, इस प्रकार के सर्किट हो सकते हैं। ठीक है, और अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पावर गेन करनी है, पावर को क्या करना है, बढ़ाना है, तो अपने सर्किट बनाना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इसके अलावा आईसी, ट्रांजिस्टर, सारे लगाकर एक सर्किट तैयार करते हैं। उस सर्किट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, पावर को बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार के सर्किट किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आते हैं। ठीक, इनको समझने के लिए अपने किसको समझना पड़ेगा, अगर अपने को ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़्यादा समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए अपने क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। और अर्धचालक के बारे में मैं वैसे तो वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है, और अब मैं दोबारा इसके अंदर थोड़ी सी बात चर्चा कर लेता हूँ। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो अर्धचालक होता है इंट्रिंसिक होता है। कौन सा होता है, इंट्रिंसिक। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। उसके अलावा जो दूसरा अर्धचालक होता है वो कौन सा होता है, एक्स इंट्रिंसिक। इसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। जो प्योर सेमीकंडक्टर होंगे वो इसके अंदर आएंगे, और अनप्योर जो सेमीकंडक्टर होंगे वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक और इसको बोलते हैं एक्स इंट्रिंसिक। ठीक है, इसके अंदर जो अर्धचालक आते हैं वो कौन से आते हैं अपने पास, जिनकी अंतिम कक्षा में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। ये क्या होता है, अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, और अपने पास इसके अलावा जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, ये होते हैं एन टाइप, ये होते हैं पी टाइप। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप के बारे में बात करें अपन, तो उनको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ये हो गया मेरे पास एन टाइप, ये हो गया मेरे पास पी टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपने पास शुद्ध अर्धचालक था इसके अंदर 4 ही होल होते हैं। क्या होते हैं, 4 होल, और 4 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। वो क्या कहलाते हैं, सारे शुद्ध अर्धचालक। अब डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। अब घनत्व कैसे, इसके अंदर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4, और कक्षा पूरी कब होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होने से। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ही होल हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बराबर। तो वो सारी किसके अंदर आती हैं, इसके अंदर। परंतु एन टाइप के अंदर ऐसा नहीं होता, और पी टाइप के अंदर भी ऐसा नहीं होता। पंच संयोजी जितने भी तत्व हैं अपने पास, कौन से पंच संयोजी, वो, और अपने पास त्रिसंयोजी तत्व, वो वाले। यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक है इसके अंदर अगर पंच संयोजी तत्व अपने मिला दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4 तो इसके इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे पहले, यानी अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, और यहाँ पर मैं कौन से ले आता हूँ, सिलिकॉन ले आता हूँ मान लीजिए। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में ले आया यहाँ पे। और अब इसके अंदर मैं कौन सा मिला दूँ, पंच संयोजी। पंच संयोजी का मतलब होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। पंच का मतलब 5, अंतिम कक्षा में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हों वो वाले पदार्थ किस में मिला दूं मैं, शुद्ध अर्धचालक के अंदर। किसके अंदर मिला दूं, शुद्ध के अंदर। तो कितने हो गए टोटल, 9। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन जब अपन बात कर रहे थे चालक, अर्धचालक और कुचालकों की, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच गए वो कौन सी कक्षा में चले जाते हैं, अंतिम वाली मतलब अगली वाली कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 1। कितना बच गया, 1। अब इसके अंदर होल कितने बच गए, खाली 7। ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं अभी यहाँ पे कौन से शुद्ध अर्धचालक में लेके आया था, इसके अंदर मैं कौन सा मिला दूँ, त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी मतलब जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन सा होता है, त्रिसंयोजी। उसको मैंने किसके अंदर मिला दिया, शुद्ध अर्धचालक के अंदर उसको मिला दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास, 7। अब 7 हो गए। अंतिम कक्षा पूरी कब होती है, जब अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं।
तो यहाँ पे कितने हैं 7, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले या ये 7 के साथ क्या कर दे, त्याग कर दे, यानी दे दे। ये काम हो सकता है। अब आसान काम कौन सा होता है, जो कम होता है उसको देना या लेना आसान काम होता है। तो यहाँ पे एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में या तो ये दे दे या 7 ले ले। तो आसान काम कौन सा है, एक देना क्या होता है यहाँ पे आसान काम, तो ये त्याग कर सकता है इसका। और यहाँ पे या तो एक ले ले या 7 इसको दे दे किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे आसान काम कौन सा रहेगा, एक लेना क्या रहेगा, यहाँ पे आसान काम रहेगा, तो ये एक ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई है कि जो अपने पास एन टाइप जो तत्व होते हैं वो हमेशा त्याग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का हमेशा त्याग करते हैं। बहुत सारे पदार्थ कौन से कहलाते हैं, एन प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं अंतिम कक्षा में, यानी पंच संयोजी तत्वों चतुर्थ संयोजी तत्वों के अंदर अगर मिला दिया जाए तो वो क्या करेंगे, त्याग करेंगे। यानी कि अंतिम कक्षा में इसके एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है और होल कितने होते हैं, 7, ठीक है। होल कितने होते हैं, 7, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। यानी होल की यहाँ पे डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। होल यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है अंतिम कक्षा में, कम। परंतु यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ज़्यादा, कितने होते हैं, 7, और होल कितने होते हैं, 1। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पी टाइप के पदार्थ कहलाते हैं, और जिसके अंदर होल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो एन टाइप के पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। यहाँ पे अपने पास पी प्रकार के पदार्थ और एन प्रकार के पदार्थ। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। इसके बारे में एक बार और चर्चा करेंगे थोड़ी सी अपने अगले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।